नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल पर भारद्वाज क्लासेस में। देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव को हम डिस्कस कर चुके हैं। ईडीएम और वोकेबलरी की मैंने वीडियो लास्ट अपलोड करी थी, आप लोगों ने देखा। काफ़ी कमेंट्स भी मैंने पढ़े, बहुत अच्छा लगा बच्चों को, मुझे भी उनके कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा। बहुत बहुत तहे दिल से मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। आज इंग्लिश का सबसे बड़ा हिस्सा जो सबसे महत्वपूर्ण है, टेंस जिसको हम कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, टेंस के बिना ना तो आप हिंदी कर पाएंगे सेंटेंस की, जब तक आप सेंटेंस का हिंदी टू इंग्लिश क्रिएशन नहीं सीख पाएंगे तब तक आप इंग्लिश से हिंदी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आज जो हम सीखेंगे वो हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे। हम टेंस के अंदर, देखो ये तो सब जानते हो आप लोग कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है। सबको इसके एस्पेक्ट्स पता हैं कि प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। सेम इसी तरीके से पास्ट की अगर बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये सारे टेंस के एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अब मैं बात करूं कि हम सर टेंस तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं लेकिन हमें सेंटेंस बन नहीं पाते हैं। मैं बिल्कुल एक जीरो लेवल जिसको कहते हैं ना कि बच्चे को ABCD पढ़ना कैसे सीखा जाता है, ABCD की साउंड जब सिखाई जाती है, ठीक है, केखे गेड़े जब सिखाया जाता है, उस तरीके से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि आपको इस पूरी वीडियो को देखने के बाद में आज हम जितने भी टेंस को डिस्कस करेंगे उनके हर एक सेंटेंस को आपको बनाना आएगा, ऐसा मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। बस आप इस वीडियो को पूरी देखिए। आइए आगे बढ़ते हैं टेंस की ओर। तो टेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। किसको डिस्कस करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें कि सर हम पहचाने कैसे किसी सेंटेंस को, बनाना तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हमें उसको पहचानना पड़ेगा। भाई मान लीजिए हम किसी सेंटेंस को अगर बनाएंगे तो हमें ये पता होना पहले जरूरी है कि ये प्रेजेंट में बनाना है, पास्ट में बनाना है या फिर ये फ्यूचर में बनाना है। और अगर प्रेजेंट में बनाना है तो उसके किस एस्पेक्ट में बनाना है, कि साहब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए उसने कहा कि इफ सेंटेंस एंड्स विद ता है, ती है, ते हैं, यानी हिंदी में अगर बात करूं तो उसने कहा कि वाक्य के अंत में क्या आ जाए? ता है आ जाए, ती है आ जाए या ते हैं आ जाए। इस प्रकार से जो वाक्य एंड होंगे, कैसे? इस प्रकार से जो वाक्य ता है से खत्म हो, ती है से खत्म हो, ते है से खत्म हो, उसे हम क्या मानेंगे कि वो कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सर कैसे? एक सेंटेंस को अगर मैं आपको सामने लिखने चलूं तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं खाना खाता हूं। मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा। हम धीरे धीरे आगे मूव करेंगे, छोटे सेंटेंस से हम बड़े सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। अभी बिल्कुल हम 2-4 शब्दों के सेंटेंस बनाएंगे, कोई ज़्यादा आगे बड़ी बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम छोटा सीख लें, पहले फर्स्ट स्टेप को क्लियर कर लें, फिर हम लास्ट में 21st जो उसकी स्टेयर की स्टेप है उस पे चढ़ पाएंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेप हम देखें। मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा है एक, मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं। अब मैं खाना खाता हूं को पहचानने के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हाँ सर ने ये बताया था कि वाक्य के अंत में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं। बोला सर आपने हूं तो बताया ही नहीं। मात्राओं का इस पर असर नहीं होगा। ही भी आ सकता है, हूं भी आ सकता है, हो भी आ सकता है भी आ सकता है, तो मात्राओं का इसके ऊपर असर नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। तो वाक्य के अंत में ता है आ जाए, ता हूं आ जाए, ती है आ जाए, ती हूं आ जाए, ते हो आ जाए, ते है आ जाए, ते हूं आ जाए, तो लास्ट में मात्रा का कोई असर नहीं होगा। तो उसने कहा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो पहचानेंगे, और पहचानने के बाद में हमें वो क्या मिलेगा? किसके अंदर जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर वो जाएगा।
अब मैंने सेंटेंस लिखा मैं खाना खाता हूँ। सर इसको बनाए कैसे, हमें तो इसको बनाना ही नहीं आता, हमें यही नहीं पता कि ये बनेगा कैसे। चलो ठीक है, हम ताहे ती है ते है से ये पहचान गए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन इसको बनाएं कैसे, हमें तो यही नहीं पता कि किसके साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में कौन सा सब्जेक्ट ही माना जाएगा। तो ये सारी चीजें हमको कैसे पता लगेंगी, बिल्कुल अभी पता लगेंगी। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखते रहिए। देखिए मैं अगर एक यहाँ छोटी सी चीज लिखूं तो सब्जेक्ट लिखा मैंने सबसे पहले, सब्जेक्ट। अब एक एक चीज को मैं आपको समझाता चलूंगा। इस सेंटेंस को 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ, सिर्फ एक पहले जो फॉर्मूला लिख रहा हूं इस फॉर्मूले को समझो। मैंने लिखा यहाँ सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में लिखा वी फर्स्ट। वी फर्स्ट का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देखिए मैंने लिख दिया सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट। वी फर्स्ट का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद में लास्ट में मैंने लिखा ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है। क्या है इसका फॉर्मूला। तो हिंदी में अगर बात करूं तो ये क्या है, इस सेंटेंस को बनाने का सूत्र है, फॉर्मूला है। अब अपना दिमाग हमें %1 भी नहीं लगाना। अपना दिमाग क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अपना दिमाग लगाएंगे तो हम पहले ही बना लेते। तो हमें फिलहाल इसको सीखना है, फिर जाके अपने दिमाग को काम में लेना है। हमें जैसा ये फॉर्मूला बोल रहा है वैसा हमें काम करना है, उसके अलावा हमें इफ और बट जरा सी भी नहीं करनी। सेंटेंस के फॉर्मूले ने क्या बोला, सेंटेंस बनाने के लिए कि सबसे पहले आपके पास में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। सर हमें तो सब्जेक्ट ही नहीं पकड़ना आता, कोई बात नहीं, अभी पता लगेगा। देखिए सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का अगर हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, कर्ता। सर कर्ता कौन होता है, कर्ता यानी किसी काम को करने वाला, यानी उस सेंटेंस में जो मेन एक आधार होगा वही उस सेंटेंस का क्या होगा, कर्ता धर्ता होगा, यानी जिसके हटाने से सेंटेंस की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। जैसे मैं कहूं मैं बाजार से एक एसी खरीद कर लाया था, बाजार से एक एसी खरीद कर लाया था, तो अगर मैं इसमें से मैं हटा दूं और मैं बोलूं बाजार से एसी खरीद कर लाया था, तो क्वेश्चन सामने बच्चे के दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले वो ये पूछेगा कि कौन लेके आया था। तो उस कौन को हटाने के लिए हमने ऑलरेडी उसमें क्या बना दिया, उसका कर्ता बना दिया, और वो कर्ता ही वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। अब इस सेंटेंस में हम ये पूछें खाना कौन खाता है, तो कौन पूछने पे हमें जवाब क्या मिला, मैं। तो हमने पहले ही उसमें क्या लिख दिया कि मैं खाना खाता हूं। अगर खाली इसको ढक्के में बोलूं खाना खाता हूं तो यही पूछेगा कौन खाता हूं भाई, तुम खाता हूं, मैं खाता हूं, वो खाता हूं, वह खाता है, कौन खाता है। तो इसने क्या लिख दिया, मैं खाना खाता हूं। अब वाक्य का हमें सब्जेक्ट क्या मिला, मैं मिला। सर मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए सेंटेंस को बाद में बनाएंगे, पहले हम हर चीज को समझ लेते हैं। मैंने अगर बोला आई, तो आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब क्या होता है, मैं। आई के बाद में मैंने वी लिखा, वी का मतलब होता है हम, ठीक है। यू लिखा, यू का मतलब होता है तुम। मैं आपको बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल पे ले जाके बैठा के पढ़ा रहा हूं कि बिल्कुल आप कुछ नहीं जानते, सिर्फ ABCD जानते हो, इसके अलावा आप टेंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उस तरीके से मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं। यू का मतलब होता है तुम। ही की अगर मैं बात करूं तो ही का मतलब होता है वह, और ये किसके लिए आएगा, पुरुष के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, पुरुष के लिए। अगर मैं शी की बात करूं तो इसका मतलब भी होता है वह, और ये स्त्री के लिए आएगा। देखो ये ही आएगा पुरुष के लिए और शी आएगा स्त्री के लिए। अगर मैं दे की बात करूं तो ये हमेशा प्लूरल जो लोग होंगे ना, जैसे 5-6 लोग हुए उनके बारे में, वे ऐसा कह रहे थे, तो उसके लिए क्या आएगा, क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। अब क्या बचा दे के बाद, इट बचा। इट की बात करें तो इट का मतलब क्या होता है, यह होता है। निर्जीव के लिए काम में आता है। देखिए हमने आई पढ़ लिया, वी पढ़ लिया, यू पढ़ लिया, ही पढ़ लिया, शी पढ़ लिया, दे पढ़ लिया, इट पढ़ लिया। मेन चीज देखो ही और शी में ध्यान रखना, दोनों का मतलब वह होता है, लेकिन ही पुरुष के लिए आएगा और शी किसके लिए आएगा, स्त्री के लिए। दे प्लूरल के लिए आएगा, इट सिंगुलर के लिए आएगा, लेकिन निर्जीव के लिए आएगा। ये ध्यान रखना, ये किसके लिए आएगा, प्लूरल के लिए आएगा, और ये किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, सिंगुलर के लिए। ये सब्जेक्ट की हम बात कर चुके हैं, वर्ब पे हम आए। वर्ब का सीधा सीधा सा आप ये समझिए आसान भाषा में, मान लीजिए मेरे फैमिली मेंबर कहीं गए हुए हैं, मैं घर पर अकेला हूं, मैं उन्हें याद कर रहा हूं, तो याद करते समय मेरे हाथ और पैर तो स्थिर हैं,
लेकिन मेरा माइंड उस टाइम पे काम कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं सुबह उठा, मेरे को मेरे घर के बाहर कोई तूफान आने के कारण पेड़ गिर गया, पेड़ गिरने के कारण मैं घर से बाहर बाइक या कार नहीं निकाल पा रहा, तो ऐसा थोड़ी कि मैं माइंड में सोचूंगा तो वो पेड़ हट जाएगा। मुझे हाथ लगा के या फोर्स के साथ में उसको हटाना पड़ेगा, किसी का सपोर्ट लेके। सर वर्ब का क्या मतलब है यहाँ पे? देखिए, जब हम किसी को याद कर रहे थे तो किससे याद कर रहे थे? दिमाग से याद कर रहे थे, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, हम मानसिक इंद्रियां काम कर रही थी, यानी मेंटल एबिलिटी, मानसिक फोर्स लगा रहे हैं, मानसिक क्रिया कर रहे हैं। जब मैंने पेड़ को हटाया, चाहे मैंने किसी मशीन के थ्रू हटवाया, मैंने उस पेड़ को उठा के साइड में किसी के साथ सपोर्ट लेके रखवाया, तो वहां पर मैंने क्या किया? फिजिकल क्रिया करी, शारीरिक मैंने क्रिया करी। तो मानसिक रूप से जब हम क्रिया करें या शारीरिक रूप से हम क्रिया करें, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब। और वर्ब के जरिए हम ये पता लगाते हैं कि कर्ता क्या काम कर रहा है, यानी कर्ता जो काम करता है ना, उस काम में जो क्रिया लगाता है, वो क्रिया करता है मानसिक या शारीरिक, उसे ही क्या कहते हैं? हम वर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस को समझने चले, बनाने चले, अपना दिमाग हमें बिल्कुल नहीं लगाना। सब्जेक्ट चाहिए सबसे पहले, मैं को क्या बोलते हैं? आई, यहां लिख दिया भाई। उसके बाद हमें वर्ब चाहिए। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? मैं खाना खाता हूं, खाना खाता। अब खाता, पहली बात तो टेंस के साथ ही आ रहा है, तो यहां तो क्लियर हो ही रहा है। जब बड़े सेंटेंस आएंगे तो वो चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं। जैसे यहां पता लगा खाता हूं क्या है? क्रिया। अब खाना खाने की इंग्लिश में क्रिया को क्या बोलेंगे? ईट। तो यहां बोला कि साहब ये ईट आएगा, ईट की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। अपना दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की बात करी तो क्या होती है? ईट होती है। ईट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। सर सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे याद करें? देखिए, वर्ब भी आपको याद करनी पड़ेगी, ये भी एक वोकेबलरी का ही पार्ट है। अगर आपको वर्ब कहीं से मिल जाए तो वहां से याद कीजिए, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अलग से मैं वर्ब की वीडियो बना के साथ में अपलोड कर दिया करूंगा। जैसे जब वोकेबलरी और ईडीएम की चलेंगी, उसी के साथ में मैं 15-20 वर्ब भी डाल दिया करूंगा। तो यहां पर बात करते हैं ईट की। यहां खाता हूं, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो यहां क्या लिख दिया? ईट लिख दिया। अब हमने इससे पूछा मैं क्या खाता हूं, हमें सवाल करना पड़ेगा। हमने वर्ब को और सब्जेक्ट को मिला के सेंटेंस से सवाल किया। इसका मतलब क्या हुआ? मैं। ईट का मतलब क्या हुआ? खाता हूं। अब मैं क्या खाता हूं? किसी से सवाल पूछते हैं तो क्या लगा के तो पूछते हैं, क्या तुम ये काम कर सकते हो? क्या तुमने ये किया है? क्या तुम ये कर दोगे? तो मैंने इससे पूछा, मैं क्या खाता हूं, और मैं क्या खाता हूं में जवाब क्या आया? खाना खाता हूं। और खाने की हिंदी क्या होती है? इंग्लिश क्या होती है? फूड। तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या निकल के आ गया? फूड। आई ईट फूड, यानी मैं खाना खाता हूं। आई बात समझ में? तो 5-7 सेंटेंस हम बनाते हैं, हिंदी लिखते हैं, फिर उसकी इंग्लिश लिखते हैं। अभी मैं जो बात करूंगा आपके सामने, वो सिर्फ बात करूंगा आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू और दे की बात करूंगा। बाकी सब्जेक्ट की सर बात क्यों नहीं कर रहे? उसका कुछ अपना एक अलग नियम है, कुछ रूल है। पहले इनिशियल लेवल पे मैं आपको ये समझा दूं एक बार, उसके बाद में हम ही, शी, इट, नेम, आगे हम नाउन में सिंगुलर की बात करेंगे। फिलहाल हम आई, वी, यू, दे को डिस्कस कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 4 सेंटेंस आपके सामने लिखे। फर्स्ट लिखा तुम भोजन पकाते हो, दूसरा लिखा वे विद्यालय जाते हैं, तीसरा लिखा मैं गाना गाता हूं, और फोर्थ लिखा हम मैदान में खेलते हैं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल भी इस हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं, मुझे जल्दी से ख़त्म करना है। मैं बिल्कुल बारीकी से, आप इस चीज़ को नोट कर रहे होंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करके आगे बढ़ रहा हूं। हर सब्जेक्ट पे हम सेंटेंस को बना के चलेंगे, एक एक चीज़ को क्लियर करके चलेंगे। तो पहले सेंटेंस को मैं, आप मेरे सामने नहीं है जरूर, लेकिन फिर भी आप मेरे सामने मौजूद हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप ही से बनवाता हूं इस सेंटेंस को। देखिए तुम भोजन पकाते हो हम एक बार इसको यहाँ लिख लेते हैं। हमें यहाँ मिला वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है, किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है सर, हमने सब्जेक्ट को ढूंढा, तो मैंने अभी बताया था तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू लिख दिया।
उसके बाद में हमें क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो इसमें क्रिया हो रही है, या तो मानसिक होगी या शारीरिक होगी। क्या भोजन क्रिया है क्या? नहीं नहीं साहब। पकाना, यस पकाना क्रिया है। पकाने में उसको कड़छी को चलाना पड़ेगा, ऑयल डालना पड़ेगा, नमक डालना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जी जल ना जाए। यानी मानसिक रूप से भी हमको स्टेबल होना पड़ेगा और शारीरिक रूप से भी काम करना पड़ेगा। तो वर्ब हमें क्या मिली? पकाना। पकाने की इंग्लिश क्या होती है? खाना क्या होता है? पकाते हैं भाई। खाना मेक नहीं होता है, खाना कुक होता है। खाना हमेशा क्या किया जाता है? तो यू कुक। अब यू कुक लिख दिया, तुम पकाते हो, तुम पकाते हो। अब हम क्या पकाते हैं, जैसे ही हम उससे सवाल करेंगे तो तुरंत हमारा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तुम क्या पकाते हो? भोजन। और भोजन के लिए क्या आ जाएगा? फूड आ जाएगा। बन गया एक सेंटेंस, बहुत आसान है। सेकंड पे चले। वे की क्या होती है? दे होती है। वे के लिए हमने क्या लिख दिया? दे लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वे वर्ब है क्या? नहीं। विद्यालय वर्ब है क्या? नहीं सर, नाउन है। जाते हैं, हाँ सर। जाना, जाने में चलना पड़ता है, जाने में क्रिया करनी पड़ती है, फिजिकल वर्ब है। तो साहब फिजिकल क्रिया हो रही है, जाना। जाने की क्या होती है? गो। वर्ब कौन सी काम में आएगी? फर्स्ट फॉर्म काम में आएगी। तो गो को लिख दिया, दे गो। तो वे जाते हैं। अब वे जाते हैं तो वे क्या जाते हैं? तो पूछेंगे नहीं अपन, क्या पूछेंगे? वे कहाँ जाते हैं। जवाब में क्या आया? विद्यालय। तो यही हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। और विद्यालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्कूल। अब देखो सर, ये सेंटेंस तो अधूरा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है। जब मैं यहां पर लिखूंगा टू, तब ये जाके सेंटेंस पूरा होगा। बोला सर यहां पर टू नई चीज आई है। बिल्कुल आई है। क्या है ये? प्रपोजिशन है। क्या है? प्रपोजिशन है। सर प्रपोजिशन क्या होती है? देखिए पूरे प्रेपोजिशन को समझने के लिए तो हमें पूरे प्रेपोजिशन के टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, बट फिलहाल यहाँ पे टू का मैं आपको यूज समझा देता हूँ। टू प्रेपोजिशन का मतलब होता है एक नाउन से दूसरे नाउन का मिलन के भाव को बताने के लिए। एक नाउन और दूसरे नाउन के बीच में जब हम मिलन के भाव को बताते हैं तो कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। बोले सर यहाँ कैसे मिलन हो रहा है? देखिए यहां दे वे, इस वे के अंदर भी 2 4 5 लड़के या लड़कियां होंगे, वो सभी क्या हैं? नाउन हैं। वो कहां जाते हैं? स्कूल जाते हैं। स्कूल क्या हो गया? नाउन हो गया। कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन हो गया। फिलहाल सर कॉमन नाउन कैसे हो गया? मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको। तो यहां पर नाउन, अब सर बोला ये तो प्रोनाउन है, नाउन तो नहीं है। मान लिया ये प्रोनाउन है, तो लेकिन इस प्रोनाउन के अंदर भी जो 2 4 5 लड़के लड़कियां हैं वो प्रोनाउन थोड़ी हैं, वो तो क्या है? नाउन है। तो नाउन यहाँ पर हिडन है। चलो मान लो इस प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो एक का दूसरे से क्या हो रहा है? मिलन। ये 5 6 लड़के लड़कियां जब अपने घर से या कहीं से भी स्कूल जाएंगे तो वो खुद एक नाउन, स्कूल एक नाउन, और नाउन का नाउन से क्या हो रहा है? मिलन हो रहा है। और मिलन के भाव को बताने के लिए, या लिख लेना, मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूं, फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि अपनी नोटबुक और पेन को साथ लेके बैठिए, खाली देखने से नहीं फर्क पड़ेगा। मिलन का भाव क्या हो गया? मिलन का भाव। टू कब काम आएगा? मिलन के भाव को बताने के लिए। कैसे? जब एक नाउन का मिलन दूसरे नाउन से हो। जब एक नाउन का मिलन दूसरे नाउन से हो तो क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। आई बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं हम इससे। थर्ड सेंटेंस पे आए। सब्जेक्ट मिला मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब गाना है क्या? नहीं साहब, गाता हूं। गाता हूं, गाएगा तो गले का साउंड निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ना, फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम सांस को अंदर लेते हैं फिर बाहर छोड़ते हैं, गाना गाते टाइम हमारे सांस को फोर्स से हम बाहर निकालते हैं, तो एयर के अंदर जो नोड्स होते हैं तो वो जब एयर उन नोड्स से टकराती है तो साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे गाता क्या हुआ? क्या हुआ? वर्ब हुआ। अब साहब गाने की वर्ब क्या होती है? सिंग होती है। खूब अपन खूब सब बाथरूम सिंगर हैं, तो सर आई सिंग, सिंग, आई सिंग। अब क्या गा रहा है वो? गाना गा रहा है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? सॉन्ग। बोला सर ये तो गलत सेंटेंस है। बिल्कुल अभी तक गलत है। मैं इसमें क्या लगाऊंगा? ए।
बोला सर ए क्यों लगाया? देखिए मेरे गले में ऐसा तो है नहीं कि मेरे एक गले में से दो गले निकल रहे हैं कि मैं एक ही टाइम पे दो गाने एक साथ गा लूंगा, पॉसिबल नहीं है। मैं एक टाइम पे कितना गाना गा सकता हूँ? एक गा सकता हूँ। तो ये वैसे तो अंडरस्टूड है, लेकिन चूंकि मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, मैं गाना गाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। बोलने की जरूरत नहीं कि मैं एक गाना गाता हूँ। अगर मैं दोबारा गाना गाऊंगा तो वो भी उस टाइम पे एक ही बार मैं एक ही गाना गा पाऊंगा। तो आई सिंग ए सॉन्ग। फोर्थ सेंटेंस पे आए, हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। वर्ब ढूंढने चले, मैदान नहीं सर, में नहीं, खेलते हैं, यस, खेलने में क्रिया होगी, दिमाग लगाएंगे। अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो बॉल किस स्पीड से आ रही है, हम किस स्पीड से हम बैट को घुमाएंगे, किस स्पीड से हम उस बॉल को हिट करेंगे कि वो कहाँ पर जाए। तो खेलना क्या हो गई? वर्ब हो गई। और वी खेलने की क्या होती है? खेलने की वर्ब क्या होती है? प्ले। तो वी प्ले आ गया। आगे बढ़ते हैं, सर हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। हमने उससे पूछ लिया हम क्या खेलते हैं, जवाब आया क्या? नहीं सर, क्या खेलते हैं का तो यहाँ कोई जिक्र नहीं है। बोला सर अब तो क्या करें? टेंशन में आने की जरूरत ही नहीं है। हमने पहला सवाल उससे क्या किया? हम क्या खेलते हैं, कोई जवाब नहीं है। यहाँ किसी गेम का नाम नहीं दे रखा। अब कोई ना कोई गेम कहीं ना कहीं तो खेला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उससे क्या किया कि हम कहाँ खेलते हैं? हम कहाँ खेलते हैं जैसे ही हमने पूछा तो जवाब में क्या आया? मैदान में खेलते हैं। तो मैंने लिख दिया इन द ग्राउंड। क्या लिख दिया? इन द ग्राउंड। सर इन द ग्राउंड क्यों लगाया है? देखिए यहां पे मैं इन को आपको बता दूं और दा के बारे में भी बता दूं। इन भी क्या है? प्रेपोजिशन। इन भी क्या है? प्रेपोजिशन। पूरी पर्टिकुलर प्रेपोजिशन का जो रूल है इनका, वो 16-17 तरीके से इनको फिल किया जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको इसी का सेंटेंस का नियम बता के चलूं जिस कारण से यहाँ आई है। जब भी किसी नाउन की स्थिति निश्चित परिधि या दायरे में बताई जाएगी, जैसे मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हैं तो इन द क्लासरूम आएगा, क्योंकि क्लासरूम के अंदर बैठे हैं तो क्लासरूम उस चार दीवारी का ही नाम है। आप अगर मान लीजिए बाहर कहीं पेड़ के पास में, जैसे गाँव के अंदर पहले स्कूल चलती थी, पेड़ के ऊपर एक बोर्ड लगा दिया जाता था, तो वहां पर पास से निकलने वाले ये नहीं कहते थे कि यहाँ पे डांस कर रहा है, क्या कहते थे? यहाँ क्लास चल रही है। तो एक पर्टिकुलर निश्चित परिधि या दायरे की बात कर दी। जैसे मैं बोलूँ 100 रुपीज नॉट इन माई पॉकेट, तो इन माई पॉकेट का मतलब क्या हो गया कि इस पॉकेट का एक निश्चित परिधि या दायरा हो गया। निश्चित परिधि या दायरे में जब भी कोई काम करेंगे तो प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे? इन लगाएंगे। अब यहाँ दा की मैं आपको बात बता दूं कि दा क्यों आया यहाँ। देखिए दा के अपने एक बहुत सारे नियम है, वो हम आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ग्राउंड क्या है? ग्राउंड में जिसमें आप खेलने जा रहे हैं वो कैसा है? सार्वजनिक है। भाई अपन घर से बाहर जा रहे हैं, घर से बाहर किसी ग्राउंड के अंदर हम क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी मैच खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो वो ग्राउंड कैसा हो गया? सार्वजनिक हो गया। और सार्वजनिक स्थान की जब हम बात करेंगे तो आर्टिकल किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। तो देखिए टेंस के साथ हम कितनी सारी चीजों को सीख रहे हैं। हमने प्रेपोजिशन का रूल सीखा, यहाँ टू का सीखा, यहाँ इन का सीखा, यहाँ ए के बारे में बात करी, यहाँ आर्टिकल दा के बारे में बात करी। तो हमने यहाँ पर यू की बात कर ली, दे की कर ली, आई की कर ली और वी की कर ली। तो आगे बढ़ते हैं हम ही शी इट नेम की ओर कि ही शी इट नेम को प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे डिस्कस करेंगे सर। ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका, और इसको लगातार आप अपने बुक के अंदर नोट करते चलिए साथ साथ। कोई आपको अलग से कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए। आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अब हम बात करेंगे ही शी इट नेम सिंगुलर की। किसकी बात करेंगे? ही शी इट नेम सिंगुलर। आई वी यू दे प्लूरल की अपन बात कर चुके, अब बात करेंगे ही शी इट नेम सिंगुलर की। देखिए यहाँ पर एक नियम लागू होगा एस या ई एस का। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या बनेगा? ही शी इट नेम सिंगुलर। क्या बनेगा? ही शी इट नेम सिंगुलर। तो वर्ब के अंत में, किसमें? वर्ब के लास्ट में क्या जुड़ेगा? एस या ई एस। अब एस या ई एस कैसे जुड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है समझने की। तो देखिए ध्यान से, मैंने लिखा ओ एस एच सी एच एस डबल एस
एक्स और जेड। यहाँ पर मैंने एक नंबर डाल के ओ लिख दिया, एस एच लिख दिया, सी एच लिख दिया, एस लिख दिया, डबल एस लिख दिया, एक्स लिख दिया और जेड लिख दिया। दूसरा नंबर डाल के मैं लिख देता हूँ रेस्ट अदर, ओ टी एच ई आर। अब देखो यदि वर्ब के अंत में क्या आ जाए, ओ आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा गो, गो वर्ब है, लास्ट में क्या आया, ओ, क्या जुड़ जाएगा, ई एस। एस एच की बात करें, मैंने लिखा डब्ल्यू ए एस एच, वॉश वर्ब है, वॉश के लास्ट में क्या आया, एस एच, क्या जुड़ेगा, ई एस। ठीक है। मैंने बोला सी एच, सी एच बोला तो मैंने लिखा डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच यानी देखना। ठीक है। वॉच का लास्ट में क्या आया, सी एच, क्या जुड़ेगा, ई एस। यानी सबसे आसान तरीका बता रहा हूं आपको ई एस जोड़ने का, एस या ई एस लगाने का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि हमारा सब्जेक्ट क्या बने, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर बने, तो वर्ब के अंत में क्या जुड़ेगा, या तो ई एस जुड़ेगा या क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। अब रेस्ट अदर की बात करी हमने, यहाँ पर एस लिख दिया, तो वर्ब के अंत में अगर ओ एस एच सी एच एस डबल एस एक्स जेड आ जाए जब, तो क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। और इनमें से कुछ नहीं आए, कुछ और आ जाए तो क्या जुड़ेगा, एस। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्ले, क्या इसमें ओ आया क्या लास्ट में, नहीं। सी एच आया, नहीं आया। एस एच आया, नहीं आया। एस आया, नहीं आया। डबल एस आया, नहीं आया। एक्स आया, नहीं आया। जेड आया, नहीं आया। तो क्या जुड़ेगा इसके अंदर, एस, यानी ये क्या बन जाएगा, प्लेस बन जाएगा। तो उसने कहा जब ओ एस एस सी एच एस डबल एस एक्स जेड आए वर्ब के लास्ट में, तब तो क्या जोड़ दो, ई एस जोड़ दो। और जब इनमें से कुछ भी नहीं आए, कुछ और आ जाए, रेस्ट अदर, यानी इनके अलावा और कुछ भी वर्ब के लास्ट में आए, तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, उसमें एस जोड़ना पड़ेगा। तो ये तो कहानी है एस या ई एस को जोड़ के बनाने की, कि वर्ब के अंत के अंदर कैसे एस जुड़ता है और कैसे ई एस जुड़ता है। अब हम ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, इससे बनने वाले सेंटेंस को देख लेते हैं कि एक बार हिंदी से इंग्लिश बनाते समय हमें क्या करना पड़ेगा, किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार देखिए ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। तो 4 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, यहाँ कुछ वर्ड लिख रखे हैं मैंने, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, टेबल, रिलीजियस प्लेसेस, स्कूल, हॉस्पिटल, बेड। इनका अपने आप में इतना बड़ा नियम है कि आज आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा ये नियम जानकर कि यार ऐसा भी एक नियम होता है क्या। देखिए, जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, मेरा मकसद उन्हें सिखाना है जो नहीं जानते हैं। तो ये एक नियम ऐसा है जो काफ़ी बाद में बताते हैं टीचर्स, लेकिन मैं आपको टेंस के साथ इसलिए बता के चलूँगा क्योंकि आप सेंटेंस में कहीं भी दा लगा देते हैं, कहीं से भी दा हटा देते हैं, जैसा मन करता है, जो मन को भाता है आप वो करते हैं। तो आपको सेंटेंस बनवाने के साथ साथ, जैसे मैंने अभी आई वी यू दे वाले के अंदर आपको प्रीपोजिशन का कुछ रूल बताए थे, ऐसे ही मैं आपको इनका नियम बता के चलूंगा कि मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, टेबल, रिलीजियस प्लेसेस, स्कूल, हॉस्पिटल, बेड, इसका क्या रूल है। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस की बात करता हूं। मैंने लिखा वह मुझे बाजार में आवाज देता है। अब देखिए बाजार, क्या इसमें बाजार है क्या कहीं पे, यस मार्केट है, तो यहाँ पे मैंने बाजार का सेंटेंस लिखा है और यहाँ पे मैंने मार्केट लिखा है। दैट मीन्स कि कोई ना कोई बहुत बड़ा इसका रूल बनता है। इस सेंटेंस को मैं बनाने चला तो मैं यहाँ पर वही, अपना दिमाग हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। जब तक आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता, अपनी नोटबुक के ऊपर आप ये फॉर्मूला लिख के चलिए। हर पेज पे आपका फॉर्मूला लिखा होना चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपको बिल्कुल रट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट में हमने क्या लिख दिया, ही लिख दिया। अब हमें वर्ब चाहिए, वर्ब इसमें क्या है, किसमें क्रिया हो रही है, आवाज़ देने में हो रही है साहब, आवाज़ देने में क्रिया हो रही है। तो आवाज़ देना क्या होता है, कॉल, कॉल यानी पुकारना या आवाज़ देना। अब हमने अभी अभी थोड़े देर पहले समझा था कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा सब्जेक्ट क्या बने, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। कौन कौन से बने, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर। तो वर्ब के अंत में क्या जुड़ेगा, एस या ई एस जुड़ेगा। एस या ई एस कैसे जुड़ेगा, यदि वर्ब के लास्ट में क्या हो, ओ एस एच सी एच एस डबल एस एक्स जेड,
तो क्या जोड़ेंगे, ES जोड़ेंगे, अन्यथा S जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें OSSCHSSSXZ में से कुछ मिला क्या, नहीं मिला, यानी ES नहीं जुड़ेगा, सिर्फ क्या जोड़ेंगे हम, S जोड़ेंगे। तो ये आ गया ही कॉल्स, वह आवाज देता है। किससे आवाज देता है, हमने इससे पूछा। ही कॉल्स, वह आवाज किसको देता है, मुझे देता है। ही कॉल्स मी, वह मुझे आवाज देता है। कहां पर आवाज देता है, बाजार में देता है। देखिए अब आधे लोग यहां पर ये कंफ्यूज होंगे कि यार हम इन द मार्केट लिखें, है ना, हम इन द मार्केट लिखें या इन मार्केट लिखें। तो मैंने वही देखो, पहला मैंने रूल इसीलिए मैंने पहले सेंटेंस मार्केट वाला लिया कि जिससे फर्स्ट टाइम पे ही मैं आपको इसका पूरा रूल समझा सकूं। मैंने यहाँ पे आपके सामने जो वर्ड दिए, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, टेबल, रिलीजियस प्लेसेस, स्कूल, हॉस्पिटल, बेड, देखिए इनका अपने आप में एक इतना बड़ा नियम है, याद कर लीजिए। इनका निर्माण कोई निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया है, ये किसी ना किसी रीजन के लिए बनाए गए हैं। कैसे, जैसे मार्केट खरीदने या बेचने के लिए बनाया है, प्रिजन सजा के लिए बनाया है, कोर्ट सुनवाई के लिए बनी है, टेबल बैठ के पढ़ने के लिए, काम करने के लिए बनी है, रिलीजियस प्लेसेस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थल हैं, दर्शन करने के लिए बने हैं, स्कूल विद्यालय पढ़ाई के लिए बना है, हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए बना है, बेड सोने के लिए बना है, यानी रात को जब हम थक हार के काम वाम करके फ्री हो जाते हैं तो नींद पूरी करने के लिए हम किस पर जाके सोते हैं, बेड पर जाके सोते हैं। यानी मार्केट जैसे खरीदने बेचने के लिए, प्रिजन सजा के लिए, कोर्ट सुनवाई के लिए, टेबल काम करने के लिए बैठ के, रिलीजियस प्लेसेस धार्मिक स्थल हो गए, स्कूल विद्यालय पढ़ने के लिए, हॉस्पिटल इलाज के लिए और बेड सोने के लिए। तो इनका निर्माण निश्चित उद्देश्य के लिए किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में जाके सोएंगे, प्रिजन में जाके इलाज कराएंगे, कोर्ट में जाके पढ़ेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात। अब कोई यहाँ बोले कि नहीं सर कोर्ट में भी क्रिमिनल जब रहते हैं वो पढ़ते हैं, तो एक्सेप्शनल केस के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम फिलहाल इस रूल को समझ रहे हैं। तो उसने कहा कि ये जो 8 चीजें आपको मैंने दिए, ये 8 शब्द मैंने जो आपको दिए हैं, इन 8 शब्द के लिए ग्रामर ने एक नियम बनाया कि इनका निर्माण एक निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया है। यदि वाक्य में इनका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए है जिसके लिए ये बने हैं, तो इनसे पहले कभी जिंदगी में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यानी मार्केट खरीदने और बेचने के लिए है और वाक्य के अंदर खरीदने और बेचने की बात हो रही है, तो इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। प्रिजन सजा के लिए है और अगर वाक्य में बात सजा की है तो साहब भाई जेल में क्या होता है, जेल में सजा ही तो मिलती है, तो बात प्रिजन से रिलेटेड है, वहां की सजा की है, तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कोर्ट सुनवाई के लिए बना है, अगर बात सेंटेंस में सुनवाई की है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। टेबल बैठ के पढ़ने के लिए बनी हुई है, काम करने के लिए बनी हुई है, अगर उद्देश्य सेंटेंस में वही है जिसके लिए ये बना है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। रिलीजियस प्लेस, अब जैसे रामदेवरा की बात कर दें या साहब हम कह दें कि हम तो साहब मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, तो मेहंदीपुर बालाजी किसके लिए है, रिलीजियस प्लेसेस है, हनुमान जी का मंदिर है, रिलीजियस प्लेस हो गया, हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। स्कूल विद्यालय पढ़ने के लिए बना है, अगर सेंटेंस में पढ़ने की बात हो रही है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हॉस्पिटल इलाज करवाने के लिए बना है, यदि वाक्य में इलाज करवाने की बात है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। बेड सोने के लिए बना है, यदि वाक्य में सोने से रिलेटेड बात है, यानी नींद लेने से रिलेटेड बात है, उसके ऊपर वही कि हम लेट गए और हम सो गए बेड के ऊपर, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर सेंटेंस का भाव दूसरा है, कैसे, जैसे पहला सेंटेंस आया, वह मुझे बाजार में आवाज देता है, वह मुझे बाजार में आवाज देता है। अब बाजार आवाज देने के लिए नहीं बनाया भाई, बाजार किसके लिए बनाया है, खरीदने और बेचने के लिए, यानी उद्देश्य क्या हो गया, दूसरा हो गया। और जैसे ही उद्देश्य दूसरा हुआ तो आर्टिकल क्या ले जाएगा, दा ले जाएगा। मैंने सेम सेंटेंस को थोड़ा सा बदल के लास्ट में लिखा है, बीच के 2 मिनट में ड्रॉप कर रहा हूं, बीच के 2 सेंटेंस को मैं लास्ट वाले को समझो। वह बाजार जाता है, अब वह बाजार जाता है मैंने बोला, तो क्या बाजार जाने से, बोला सर इस सेंटेंस में भी तो पता नहीं लग रहा है कि वो बाजार में खरीदने ही जा रहा है। यार अपन सुबह जब घर से बाहर निकलते हैं, जब अपन छोटे थे, गांव के अंदर जब अपन रहते हैं, तो अपने गांव के बाहर जो नुक्कड़ होता है, जो चौराया होता है, वहां पे बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं
और वो जब हमसे ये पूछते हैं या हमारा कोई पड़ोसी हमसे पूछता है, बड़ा बुजुर्ग, कि बेटा कहाँ जा रहे हो, और अपन उसको रिप्लाई करते हैं कि बाबा साहब या अंकल मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि आप स्कूल जा रहे हो, उसका मतलब वो क्या समझेंगे कि आप स्कूल में पढ़ने जा रहे हो, मटर गश्ती करने नहीं जा रहे हो। तो सेम यहाँ पर वो चीज़ आती है, वह बाजार जाता है, दैट मीन्स कि उसको किसी ना किसी चीज को खरीदने या बेचने की जरूरत है, तो वो बाजार जाता है। अब इस सेंटेंस को अगर बनाने चले तो सब्जेक्ट में क्या आ गया, ही आ गया। भाई जाने की क्या हो गई, गो, और गो के अंत में क्या आया, ओ, ओ एस एच सी एच एस डबल एस एक्स जेड आए तो वर्ब के लास्ट में क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा। और वह बाजार जाता है, एक नाउन का दूसरे नाउन से मिलन होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, क्या आएगा, टू आएगा। क्या मैं आर्टिकल द लगाऊंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि भैया मार्केट जाने का मतलब है, अगर इसमें वो लिखता कि वह बाजार में डांस करने जाता है तो मैं आर्टिकल द लगाता, क्योंकि बाजार डांस करने के लिए नहीं बना है। यहाँ वो बाजार जा रहा है, दैट मीन्स मैं ये समझूंगा कि उसको या तो कुछ खरीदना होगा या कुछ बेचना होगा, इसीलिए वो बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सर अगर यहाँ दा आ जाए तो क्या करें, अगर यहाँ दा आ गया तो वही गलती है, उसी को हमें सही करना है। आपको देखना पड़ेगा कि वाक्य का अर्थ क्या निकल के आ रहा है। अगर वो सिंपल बोल रहा है कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं जेल में हूँ, मैं कोर्ट जाता हूँ, अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं कोर्ट जाता हूँ, ठीक है, मैं कोर्ट जाता हूं, आई गो टू फिल इन द ब्लैंक्स कोर्ट, क्या लगाऊंगा, क्रॉस या आर्टिकल दा। भाई मैं कोर्ट जाता हूं, इसका मतलब मुझे कोर्ट का कोई काम है, कोर्ट से रिलेटेड है, सुनवाई के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या लगाया, आर्टिकल का की जगह मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस। अब मैं बोलूं कि आई एम गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स कोर्ट टू मीट माई फ्रेंड। अब यार मेरे दोस्त से मिलने के लिए थोड़ी ना कोर्ट बना हुआ है, तो आर्टिकल क्या ले जाएगा, दा ले जाएगा। आई बात समझ में। इस पूरे नियम को हम जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे तब दोबारा से एक बार और बड़े लेवल पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसका नियम लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूं कि मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, टेबल, रिलीजियस प्लेसेस, स्कूल, हॉस्पिटल और बेड, इनका निर्माण निश्चित उद्देश्य के लिए किया गया है। अगर वाक्य में इनका उद्देश्य वही है जिसके लिए ये बने हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, और उद्देश्य दूसरा है तो इनसे पहले क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा, और कौन सा लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। तो बाकी बचे हुए दो सेंटेंस को हम बनाते हैं। सब्जेक्ट में आया वह, पहले एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, वह रोजाना सुबह 10 बजे कार्यालय जाती है, यानी यहाँ पर वह किसके लिए आ रहा है, स्त्री के लिए आ रहा है, तो अब ही नहीं आएगा, क्या आएगा, शी। और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट क्या बने वाक्य का, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, तो वर्ब के अंत में क्या जुड़ेगा, एस या ईएस। अब जाने की क्या होती है, गो, गो के अंत में क्या आया, ओ, इसलिए क्या जोड़ा, गोज, ईएस जोड़ दिया, तो शी गोज। अब वो जाती है, कहाँ जाती है भाई, वो कहाँ जाती है, कार्यालय जाती है, टू द ऑफिस एट 10 o'clock in the morning। आई बात समझ में, क्या आ गया, she goes to the office at 10 o'clock in the morning। थर्ड वाला बनाने चले, राम सिंगुलर है भाई, राम है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ भी ऐसी है, का नियम अप्लाई होगा। उसने बोला राम मैदान में कुछ गड्ढे खोदता है। अब खोदने की वर्ब हमें आनी चाहिए, अगर इसकी बात करने चले तो होता है डिग, डिग यानी खोदना। अब यहाँ पर लिखा डिग, राम डिग्स। अब कुछ गड्ढे की क्या हुई, सम होल्स, सम होल्स, राम डिग्स सम होल्स। कहाँ खोद रहा है, मैदान में, इन द ग्राउंड। आई बात समझ में। तो पहला सेंटेंस में हमने सीखा, मेन तो कुल मिला के हमें जो इसमें समझना था वो एस या ईएस को लगाना था। बाकी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम सीख चुके हैं सेंटेंस को बनाना। सबसे बड़ा जो रूल यहाँ पर बना वो ये बना, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, टेबल, रिलीजियस प्लेसेस, स्कूल, हॉस्पिटल, बेड, इनका निर्माण निश्चित उद्देश्य के लिए क्या है, उद्देश्य वही है, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और किसी दूसरे कारण से ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो आर्टिकल क्या लगेगा, दा लगेगा। तो यहाँ तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करी, ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर चुके हैं। अब हम नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का कैसे बनेगा, देखिए एक बार। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल भी कह सकते हैं, उसका नेगेटिव हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को हम डिस्कस करके आ चुके हैं। नेगेटिव पे चलते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक नंबर पे आया सब्जेक्ट, सेकंड पे आया डू डज। अब यहाँ पर एक चीज सीखना आप लोग
कि थर्ड नंबर, रट लेना इस चीज को, कि नॉट हमेशा जब भी नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, नॉट हमेशा कौन से नंबर पे आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा। नॉट कौन से नंबर पे आएगा? थर्ड नंबर पे आएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है, जब तक हम टेंस का क्रिएशन करेंगे तब तक ये सिंगल ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे ही एक्टिव पैसिव में मूव करेंगे ये दोनों खुल जाएंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी हम एक्टिव पैसिव नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट की बात करिए, एक नंबर पे आ गया डू डज, थर्ड नंबर पे हमेशा, इसको थर्ड नंबर पे ये हमेशा, इसको बार बार अंडरलाइन कर लेना अपनी नोटबुक में जब नोट करो कि नॉट हमेशा कौन से नंबर पे आएगा? थर्ड नंबर पे। फोर्थ पे क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अंत में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। देखो यहां पर एक चीज समझाता हूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। इसके साथ में हम सब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल। कौन कौन सी काम में ली हमने? वर्ब क्या आई? डू। डू के साथ में सब्जेक्ट क्या क्या आएगा? आई आ सकता है, वी आ सकता है, यू आ सकता है, दे आ सकता है, प्लूरल। या ऐसा कहें उल्टा करके कि आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा भाई? डू आएगा। डज की अगर हम बात करें तो देखिए हम ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, किसकी बात करें? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ में क्या आएगा? डज। लेकिन सर ये डज आया कैसे? देखो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल के साथ हमने वर्ब भी क्या ली? प्लूरल। सर ये प्लूरल कैसे है? संसार की हर वर्ब प्लूरल होती है, संसार की हर वर्ब प्लूरल होती है तब तक जब तक कि उसमें एस या ईएस जोड़कर उसे दोबारा से ना लिखा जाए। तो सर इसमें ईएस जुड़ के कैसे आ गया? देखिए हमने अभी अभी जो नियम पढ़ा था कि वर्ब के अंत में क्या आ जाए? ओ, एस एच, सी एच, एस, डबल एस, एक्स, जेड। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? ओ मिला। तो हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगाएंगे? ईएस। और जब ये सिंगुलर बन गया है तो इसके साथ सब्जेक्ट भी क्या यूज में लेना पड़ेगा? सिंगुलर, यानी ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। ही, शी, इट, नेम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगी? डज आएगी। तो बोला सर अब वर्ब के अंत में एस और ईएस लगाएं या नहीं लगाएं? देखिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कौन सा सेंटेंस बनाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय एस या ईएस का नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों नहीं होगा सर, तो ऑलरेडी जो वर्ब थी डू, डू के लास्ट में क्या आया? ओ में हमने क्या जोड़ दिया? ईएस। तो हमने ऑटो पहले ही उसमें ईएस जोड़कर लिख दिया है, इसलिए बार बार वर्ब में हमें एस या ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जब हमने पहले ही वर्ब में ईएस जोड़ दिया तो वर्ब में बाद में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए ध्यान रखना, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ही हम ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ में वर्ब के अंत में एस या ईएस लगा सकते हैं। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, डोंट और डजंट। ठीक है, तो मैं आप सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि यहाँ थर्ड नंबर पे नॉट आएगा। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको, आपने बोल दिया ही डजंट बोल दिया तो भी सही है, और आपने बोल दिया ही डज नॉट तो भी सही है। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन हमें अभी जो याद करना है वो इसको याद करना सबसे पहले जरूरी है। क्यों? यहाँ तो चलो एक बार आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब एक्टिव पैसिव करेंगे तो वहां अटक जाओगे। जैसे एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो वहां पे जहां पे हैव, बीन ऐसे आएंगी ना, वहां पर अटक जाओगे कि यार हैव कहाँ लगाएं, नॉट कहाँ लगाएं, बीन कहाँ लगाएं। इसलिए अभी से याद करके चलो कि नॉट कौन से नंबर पे? थर्ड नंबर पे। तो सेंटेंस बनाते हैं नेगेटिव के। देखिए तो 3 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे नेगेटिव, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं। फर्स्ट लिखा टिया उद्यान में कुछ पौधे नहीं लगाती है। सेकंड लिखा वृंदा आकाश में एक पतंग नहीं उड़ाती है। और थर्ड लिखा मेरा भाई इस मैच में नहीं खेलता है। फॉर्मूला हमारे लिए याद होना बहुत ज़रूरी है।
याद रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जिन्हें थोड़ा बहुत पहले से आता है वो इस तरीके से भी बोल सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अंत में ऑब्जेक्ट। आइए इसको बनाते हैं। वर्ब का हमें पता होना चाहिए, वोकेबलरी हमारी साउंड होनी बहुत जरूरी है। जब तक वोकेबलरी और वर्ब याद नहीं होंगी तब तक ना सेंटेंस बनेगा ना सेंटेंस की एरर निकलेगी, क्योंकि जब तक आपको ये शब्द ही नहीं पता होगा कि इसका अर्थ क्या है तो आप कैसे तो सेंटेंस बनाएंगे और कैसे उसकी एरर को पहचानेंगे। इसमें देखने चले तो सबसे पहले हमने वर्ब ढूंढी। वर्ब क्या है? पौधे लगाना, और पौधे लगाना की क्या होती है? प्लांट। आपने पूछा सर प्लांट तो पौधों को बोलते हैं, हाँ प्लांट वर्ब भी होती है और प्लांट नाउन भी होता है। जब प्लांट वर्ब के रूप में आएगी तो उसका मतलब होगा पौधे लगाना। तो यहाँ पर बनाने चले तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? टिया। फिर उसके बाद हमें वही क्या लेना है? डू नॉट डज नॉट लेना है। तो क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ डू नॉट तो आएगा नहीं, क्या आएगा? डज नॉट। टिया डज नॉट। अब उसके बाद में हमें क्या चाहिए? नॉट आ गया, नॉट थर्ड नंबर पे आया। वर्ब चाहिए, वर्ब क्या है? पौधे लगाना। तो टिया डज नॉट प्लांट। टिया पौधे नहीं लगाती है। कितने पौधे नहीं लगाती है? कुछ पौधे, सम प्लांट्स। कुछ पौधों के लिए क्या आ गया? सम प्लांट्स। अब इससे पूछ लेते हैं कि भैया कोई जगह की भी बात है क्या सेंटेंस के अंदर? यस, उद्यान की बात हो रही है कि वो उद्यान में कुछ पौधे नहीं लगाती है। तो सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं, इन द गार्डन। सेंटेंस क्या बन गया? इन द गार्डन। तो सेंटेंस को पूरा देखा, टिया डज नॉट प्लांट सम प्लांट्स इन द गार्डन, पहला सेंटेंस हुआ। दूसरे को बनाने चले, सब्जेक्ट लिया, सब्जेक्ट क्या आया? वृंदा। सब्जेक्ट क्या आया? वृंदा। अब वृंदा वही SEIS का नियम तो लागू नहीं होगा, क्योंकि क्या है? नेगेटिव चल रहा है। नेगेटिव में हम बता ही चुके हैं अभी कि S और ES का नियम लागू नहीं होता। वर्ब ढूंढने चले तो वर्ब हमें क्या मिली यहाँ पर? फ्लाई यानी उड़ाना। तो वृंदा डज नॉट फ्लाई। वृंदा डज नॉट फ्लाई। अब वृंदा क्या नहीं उड़ाती है? एक पतंग। वृंदा डज नॉट फ्लाई ए काइट। अब कोई जगह की पूछ लेते हैं, जगह वगैरह का काम नाम है क्या? वृंदा डज नॉट फ्लाई ए काइट इन द स्काई। आराम से सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट के रूप में वृंदा आ गया। फिर डू डज में से क्या उठाया हमने? डज लिया। थर्ड नंबर पे क्या लगाया? नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आ गए। मैंने आपको कहा ना यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चलेगा। जब एक्टिव पैसिव में जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट सेकंड। तो अभी ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ हम ऑब्जेक्ट ही मान के चलेंगे कि एक ही ऑब्जेक्ट में हमें काम में लेना है। थर्ड सेंटेंस को बनाने चले, मेरा भाई। सब्जेक्ट क्या बना? माई ब्रदर। क्या बना? माई ब्रदर। अब माई ब्रदर बना तो सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए डू डज में से क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा? थर्ड नंबर पे नॉट लग जाएगा। अब माई ब्रदर डज नॉट। वाक्य में वर्ब ढूंढने चले तो क्या है? खेलना, और खेलने की वर्ब क्या होती है? प्ले। तो माई ब्रदर डज नॉट प्ले। ठीक है, यहाँ तक लिख दिया। अब उसके बाद में क्या नहीं खेलता? कोई क्रिकेट का नाम दिया है या साहब फुटबॉल का नाम दिया है? नहीं दिया। खाली उसने क्या लिखा है? मेरा भाई इस मैच में नहीं खेलता। तो माई ब्रदर डज नॉट प्ले इन दिस मैच। MATCH। ये बन गए हमारे तीनों सेंटेंस। पहला आ गया, टिया डज नॉट प्लांट सम प्लांट्स इन द गार्डन। सेकंड बना, वृंदा डज नॉट फ्लाई ए काइट इन द स्काई। और थर्ड बना, माई ब्रदर डज नॉट प्ले इन दिस मैच। तो आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट किया। आगे की चीज़ें अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।